भारत सरकार के नियमानुसार जरूरी है कि हर व्यक्ति को पैन कार्ड नंबर जारी किया जाए। आमतौर पर हर व्यक्ति की आय और व्यय का जरिया अलग अलग होता है। ई फिलिंग को यदि हम साफ शब्दों में समझें तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी आय और व्यय का पूरे 1 साल का ब्यौरा गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा कुछ रुपए तक की इनकम पर छूट दी गई है। यदि आपकी इनकम उस रुपए से ऊपर जाती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। आप अपनी आय और व्यय का ब्यौरा जब भी फाइल कराएं तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आप इसके एक्सपर्ट से ही फाइल कराएं, अन्यथा आपके सामने नई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप अपनी फाइल किसी अनजान व्यक्ति से करा लेते हैं तो आपके सामने किस प्रकार की समस्या आती हैं, चलिए मैं एक केस के जरिए आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं खोल देता हूं गूगल क्रोम और यहाँ पर लिखता हूँ ई फिलिंग, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स दिख रहा है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर लिखा है लॉग इन हियर, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूजर आईडी आपका बाय डिफ़ॉल्ट पैन कार्ड नंबर रहता है और आपके पैन कार्ड का जो पासवर्ड रहता है वह यहाँ पर फिलअप करना होता है। तो चलिए मैं यह डाटा फिलअप करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। अभी मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके सामने यह विंडो खुलकर आ रही है। यहाँ पर एक ऑप्शन है वर्क लिस्ट, इसमें है फॉर योर एक्शन, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यदि आपके पास इनकम टैक्स विभाग से कोई भी नोटिस आ रखा है तो वह आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ई सहयोग, इसमें इनके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। दूसरा है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अभी आपको जो भी नोटिस आ रखे हैं वह आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2011-12, 12-13, 13-14 और 14-15 के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यह नोटिस कब जारी किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी 2021 शुरू होने वाला है और यह जो नोटिस हैं वह 10 साल पुराने हैं। आप जब भी उल्टा पुल्टा फाइल कराते जाते हैं तो आपको रिफंड तो मिलता जाता है, मगर जब भी आपके अकाउंट ऑफिसर का ऑडिट होता है तब आपके ऊपर नोटिस जारी किए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने अकाउंट ऑफिसर के बारे में किस तरह से जानकारी कर सकते हैं कि आपका अकाउंट ऑफिसर कौन है। इसके लिए आप यहां पर प्रोफाइल सेक्शन में चले जाएं और यहाँ पर है माई प्रोफाइल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर दिया है पैन डिटेल, इस पर क्लिक करें। इसमें आप नीचे आ जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है ज्यूरिडिक्शन डिटेल। इसमें जो डाटा आपको शो करेगी वह आपके अकाउंट ऑफिसर की जानकारी है। चलिए मैं पहले आपको उन नोटिसों के बारे में बता देता हूँ। फिर से चलता हूँ वर्क लिस्ट में। और यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब भी आपके अकाउंट ऑफिसर का ऑडिट होगा आपको तभी नोटिस जारी किए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वह आपको अभी नोटिस जारी कर दे, हो सकता है आपको आने वाले 10 से 15 साल तक भी वह आपको नोटिस जारी कर सकता है। इसके सामने यहाँ पर है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समरी, इस पर क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नोटिस किस तरह से आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नोटिस है फाइनेंशियल ईयर 2009-10 के लिए, यह है TDS 92A। इसके बाद में दूसरा नोटिस भी है 2009-10 के लिए, यह है TDS 94H। इसके बाद में जो तीसरा नोटिस है वह जारी किया गया है 2010-11 के लिए, CIV 502। इसके बाद में चौथा नोटिस है 2010-11 के लिए TDS 92A। इसके बाद में पांचवा नोटिस है 2011-12 के लिए AIR 001। इसके बाद में है 2011-12 के लिए TDS 92A। इसके बाद में है 2012-13 के लिए CIV 410। इसके बाद में है 2013-14 के लिए STT 02। इसके बाद में है 2013-14 के लिए TDS 192A। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने जितने भी साल का गलत फाइल कराया है उन सभी के लिए इस तरह से इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि आपके अकाउंट से जितना भी लेन देन होता है उसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता रहता है।
इसलिए आप कभी भी फाइल कराएं तो हमेशा सही फाइल कराएं। इस केस की स्थिति को देखने के बाद मुझे लगता है कि यह इन नोटिसों का जवाब अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं दे पाएंगे और इनसे हर साल TDS कटता रहेगा और जब तक यह नोटिस क्लियर नहीं हो जाते इनका TDS भी रिफंड नहीं होगा। इसलिए आप सावधान रहें और ऐसे व्यक्ति से फाइल न कराएं जिसको इसके विषय में जानकारी न हो। यदि आपको इस तरह का नोटिस आ जाता है तब भी आपको आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है तो आप अपने रिफंड के लिए किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं और दूसरा फाइल खोल देता हूं। अभी मैं होम पर क्लिक कर देता हूं। फिर से यह पॉपअप बॉक्स आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूं और यहां से लॉगिन हियर पर क्लिक करने के बाद दूसरी आईडी से लॉगिन कर लेता हूं। अभी लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं। यदि आपका ITR प्रोसेस होने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। यहाँ पर है माई प्रोफाइल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल रहता है, इसको आप अपडेट कर लें। यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है और जो भी आपकी मेल ID दी है या फिर आपका जो भी एड्रेस है उसको आप पक्का अपडेट कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी आपसे कम्युनिकेशन करेगा तो इन्हीं मोबाइल नंबर्स या फिर आपके ईमेल ID के जरिए आपसे संपर्क करेगा। इसलिए आप यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप अपना मेल ID, मोबाइल नंबर तथा एड्रेस को हमेशा अपडेट रखें। इसके बाद में यहाँ पर है ई निवारण, इसमें एक ऑप्शन है सबमिट ग्रीवेंस, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा, इस पर आप एग्री करें। यहाँ पर आप जैसे ही ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे आपका जो डेटा प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पर अपडेटेड है वही आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा। इसके बाद में आप नीचे चले जाएं। यहाँ पर जो पहला ड्रॉप डाउन मेनू है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है यह है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करें। दूसरे वाले ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करें और यहाँ पर है रिफंड, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर जो तीसरा वाला ड्रॉप डाउन मेनू है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जो अदर रिफंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर है असेसमेंट ईयर, आप जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप यहाँ पर ग्रीवेंस कर रहे हैं वह यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यदि आप अपनी शिकायत से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है चूज फाइल, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वह डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन दी है जिसमें कहा है जो डॉक्यूमेंट आप इस पर अटैच कर रहे हैं वह PDF में होना चाहिए और उसकी MB ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB होनी चाहिए। आज के केस में मैं यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी शिकायत यहाँ पर लिख देता हूँ और इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। इस तरह से आप अपना ग्रीवेंस लिखने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर क्लिक करें। यदि आपको यह ग्रीवेंस लिखना नहीं आ रहा है तो इसकी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वह फाइल डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना डेटा एडिट करने के बाद आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से एक ई निवारण का फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और आपकी शिकायत यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। इस शिकायत को करने के बाद आप यहाँ पर 7 दिन का इंतजार करें। यदि आपके ITR पर फिर भी कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर इनके नंबर दिए गए हैं, इन पे आप संपर्क करके इसके विषय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यदि यह भी करने के बाद आपके ITR पर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर देख लें कि आपका अकाउंट ऑफिसर कौन है, उसको आप लेटर लिखें। इसके बाद में निश्चित ही आपके ITR पर कार्रवाई होगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिर यही सजेशन दूंगा कि आप ITR फाइल कराते समय किसी एक्सपर्ट से ही फाइल कराएं, नहीं तो इस तरह का बवंडर आपके साथ भी बन सकता है जिससे भविष्य में आपको कभी भी रिफंड नहीं मिल पाएगा और शायद ना ही आप इस तरह के बवंडर को क्लियर कर पाएंगे। आपको आज की यह हमारी जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें तथा इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।